इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में ऐना एक फार्म हाउस पर अकेली जिंदगी काट रही है। उसका बस एक साथी है, उसका वफादार कुत्ता। हर कुछ दिन में वो पुराने उजड़े शहर जाती है सामान जुटाने, पूरा बदन ढककर ऑक्सीजन टैंक के साथ। शहर की हवा अब जहर है, लेकिन शुक्र है उसकी घाटी अब भी साफ है। सफर लंबा है, लेकिन अपनी जान बचाए रखने के लिए ये मेहनत जरूरी है। लौटकर वो खुद को अच्छे से धोती है, एक भी रेडिएशन उसके शरीर में न रह जाए। रातों में उसका कुत्ता उसी के बिस्तर में सोता है, अकेलेपन में उसका इकलौता सहारा। ज्यादातर दिन बोरियत भरे होते हैं। फार्म के जानवरों की देखभाल, बाड़ ठीक करना और जंगल में लगाए गए ट्रैप्स चेक करना उसके रूटीन का हिस्सा है। खरगोश ढूंढने में कुत्ता उसकी नाक बन जाता है। एक दिन रास्ते में उसे एक छोड़ी हुई गाड़ी दिखती है। हैरान होकर वो पास जाती है। तभी उसका कुत्ता कुछ खतरा महसूस करता है। दोनों जल्दी से घास में छिप जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी रेडिएशन सूट पहन कर आता है, अपना सामान उठाता है और आगे बढ़ जाता है। ऐना को यकीन ही नहीं होता कोई और जिंदा है। वो धीरे धीरे उसका पीछा करती है। वो आदमी एक डिवाइस से हवा की जांच करता है और जैसे ही उसे लगता है कि इलाका साफ है तो वो राहत की सांस लेकर अपना हेलमेट उतार देता है। फिर खुशी से चिल्लाता है जैसे बरसों बाद जिंदगी का स्वाद मिला हो। वो सूट उतार कर पानी के झरने में नहाने चला जाता है। तभी ऐना बाहर आती है और उसे रोकने दौड़ती है, लेकिन उसके हाथ में बंदूक देखकर वो आदमी डर जाता है। वो भी अपनी बंदूक तान देता है और गुस्से में फायर कर देता है। चिल्लाते हुए पूछता है, कहाँ हैं बाकी लोग? ऐना दोनों हाथ ऊपर कर देती है और घबरा कर बस इतना कहती है, ये पानी जहरीला है। वो आदमी चौंक जाता है, भागता है वापस अपनी गाड़ी की तरफ और अपना वही डिवाइस निकालकर जांच करता है। अब वो समझ चुका है, वो सच में रेडिएशन से भरे पानी में नहा रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है, उल्टियां करने लगता है। भागता है अपनी दवा की इंजेक्शन लेने। थरथराते हुए ऐना की तरफ बढ़ता है और गिड़गिड़ा कर कहता है, प्लीज मुझे इंजेक्शन लगा दो। उसकी चीखों से ऐना थोड़ा सतर्क हो जाती है, शायद डर भी जाती है, लेकिन तभी वो आदमी अपनी बंदूक जमीन पर फेंक देता है और कसम खाता है, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऐना उसकी हालत देखती है और फिर बिना ज्यादा सोचे इंजेक्शन दे देती है। वो उसे अपने घर ले चलने का ऑफर देती है। रास्ते में वो खुद को ढंकता है और कहता है, मुझे हर दिन ये दवा लेनी पड़ेगी और अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जला देना। घर पहुंचकर ऐना साफ पानी से उसका पूरा शरीर धोती है, जैसे कोशिश कर रही हो कि एक एक रेडिएशन को हटा सके। उसके बाद उसे लगभग घसीटते हुए बिस्तर तक लाती है, क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहा। अगली सुबह ऐना वापस उसके सामान लेने जाती है। वहाँ उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं, एक औरत के साथ उसी आदमी की तस्वीरें। दिन बीतने लगते हैं। ऐना उसकी देखभाल करती रहती है, रोज उसका तापमान चेक करती, अच्छे से खाना खिलाती और टाइम पर दवा देती। रातों में जब उसका शरीर बुखार से कांपता है, उसका बिस्तर हिलता है और ऐना की नींद वैसे ही उड़ जाती है। कभी कभी तो वो सारी रात बस उसके माथे पर गीले कपड़े रखती रहती है। एक बार वो थक कर वहीं उसके पास सो जाती है। सुबह आंख खुलती है तो बस एक ही बात मन में होती है, बस ये ठीक हो जाए। वो पास की छोटी सी चैपल में जाकर ऑर्गन बजाती है, जैसे प्रार्थना करती हो कि उसकी दुआ सुनी जाए। कुछ हफ्तों बाद जॉन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब वो बिस्तर से उठ पाता है, पर चलने में ऐना को उसका सहारा देना पड़ता है। चलते चलते ऐना बताती है, पापा कहते थे ये घाटी हमें बचाएगी, इसलिए हम यहीं रुके। लेकिन फिर एक दिन उसका पूरा परिवार कहीं चला गया, शायद बाकियों को ढूंढने, और फिर कभी लौट कर नहीं आए। जॉन सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जब बाकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है तो ये घाटी कैसे बच गई। ये रहस्य उसे परेशान करता है, लेकिन ऐना उसकी उलझन को एक हल्की सी मुस्कान और उसे गले लगाकर टाल देती है। अगली सुबह जॉन देखता है कि ऐना खुद ही खेतों में मेहनत कर रही है, सब कुछ हाथ से कर रही है। वो लाइब्रेरी में जाता है और खेती के पुराने तरीके पढ़ने लगता है। वो ऐना के पास आता है, अभी मदद करने लायक नहीं है, लेकिन सुझाव देता है। ऐना बताती है कि ट्रैक्टर में तेल नहीं है और पंप काम नहीं कर रहे क्योंकि बिजली नहीं है। जॉन समझाता है कि वो पंप हाथ से भी चल सकते हैं। ऐना भागकर पुराने पेट्रोल स्टेशन जाती है और पहली बार तेल मिलने की खुशी उसके चेहरे पर दिखती है। दूर से जॉन उसे अपनी बंदूक के स्कोप से देखता है। ऐना ट्रैक्टर चला रही है और कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। उस रात डिनर पर ऐना खाना खाने से पहले प्रार्थना करती है। जॉन उसे चुपचाप देखता है, फिर धीरे से कहता है, जब सब खत्म हुआ मैं सरकार के बंकर में था, एक रिसर्चर की तरह काम कर रहा था। वो बताता है कि वो बंकर छोड़कर बाहर निकला क्योंकि वहाँ घुटन हो रही थी और शायद असली जिंदगी की तलाश कर रहा था। तस्वीरों का जिक्र आता है। ऐना पूछती है, वो तुम्हारी पत्नी थी? जॉन बस इतना कहता है, नहीं, वो मेरी बीवी नहीं थी। रात को जब सोने का वक्त आता है, ऐना पहली बार अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ देती है। जॉन उसकी खुली टांगे देखता है, लेकिन फिर भी अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन ऐना तालाब में मछली पकड़ने जाती है और उसी वक्त
थोड़ा तैर भी लेती है। जॉन किनारे से उसे देखता है और दोनों की नजरें कई बार मिलती हैं। वापस आकर दोनों मिलकर मछली पकाते हैं। ऐना समझाती है कि ये तालाब उसी जमीन के नीचे से आता है जहाँ से उनका कुआं भरता है। सर्दियों में ये जम जाता है और पिछली बार की सर्दियां कितनी मुश्किल थीं ये भी बताती है। उसका जनरेटर तब खराब हो गया था। जॉन जनरेटर चेक करता है, इंजन जल चुका है। ऐना खुद को दोष देती है, शायद मैंने डीवीडी प्लेयर लगाकर गड़बड़ कर दी, लेकिन जॉन उसे रोकता है, नहीं ये बहुत पुराना हो चुका था, टूटना तय था। तभी ऐना हंसते हुए स्कूल प्रोजेक्ट्स की बात करती है, जैसे आलू से बिजली बनाना। इस पर जॉन के दिमाग में आइडिया आता है। वो दोनों झरने पर जाते हैं। उसका बहाव देखकर जॉन कहता है, यहाँ वाटर व्हील बन सकता है, इससे जनरेटर चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत लकड़ी चाहिए। और वो चैपल को तोड़ने की बात करता है। ये सुनकर ऐना पीछे हट जाती है। वो बताती है कि ये चैपल उसके पापा ने बनाया था, हर संडे यहाँ प्रवचन देते थे। उसे यकीन है कि घाटी इसलिए बची है क्योंकि चैपल ने इसे सुरक्षित रखा। जॉन कहता है, शायद तुम्हारे पापा या भगवान ने इसे हमें दोबारा शुरू करने के लिए छोड़ा हो, लेकिन ऐना नहीं मानती। उस रात कुत्ता दरवाजे पर लगातार भौंकता रहता है। अगली सुबह ऐना रोज की तरह अपने कामों में लग जाती है, जानवरों को देखना, ट्रैप चेक करना वगैरह। उधर जॉन पुराने मशीनों की मरम्मत कर रहा होता है। फिर वो सड़क के पास वाले पुराने मार्केट में चला जाता है कुछ जरूरी सामान लाने। जब ऐना वहाँ पहुँचती है तो देखती है जॉन पूरी तरह नशे में धुत है। वो इधर उधर बॉक्स फेंक रहा है और चिल्लाता है, मैं तेरी पसंद समझ गया हूँ, जो तू ले गई, जो तू छोड़ गई, सब देख लिया मैंने। रात को ऐना उसे बिस्तर तक पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन गुस्से में उसे दीवार से धक्का दे देता है। मुझे हर वक्त किसी की जरूरत नहीं होती, वो चिल्लाता है। डरी सहमी ऐना अपने कमरे में भाग जाती है। अगले दिन जॉन फार्म से अंडे उठाने जाता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। वो ऐना से माफी मांगता है रात वाले बर्ताव के लिए। कुछ दिन बाद ऐना फिर से चैपल जाती है ऑर्गन बजाने, लेकिन उसे महसूस होता है कोई उसे दूर से देख रहा है। वो बाहर निकल कर देखती है पर कोई नहीं होता। वो सोचती है कि शायद जॉन था और फार्म पर जाकर कहती है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, लेकिन जॉन कहता है, मैं तो वहाँ गया ही नहीं। शाम को दोनों एक सुंदर सी डिनर करते हैं, वाइन के साथ, थोड़ी मस्ती, थोड़ा डांस और फिर एक किस। लेकिन जैसे ही वो पल गहराता है जॉन किस तोड़ देता है और कहता है, शुक्रिया डिनर के लिए। वो अपने कमरे की ओर लौट जाता है। कुछ मिनट बाद जॉन ऐना के कमरे के पास आता है। ऐना उसे देखती है और बिना कुछ कहे अपनी ड्रेस उतार देती है। जॉन तुरंत कहता है, रुको, और उसे फिर से कपड़े पहनने को कहता है। ऐना उदास हो जाती है। उसे लगता है शायद उसने कुछ गलत किया। जॉन कहता है, तू मुझे पसंद है, पर अगर हम अब कुछ कर बैठे तो सब बदल जाएगा, थोड़ा वक्त दे। अगली सुबह ऐना कहती है, अगर तुम्हें जनरेटर बनाना है तो चैपल ले लो, लेकिन जॉन मना कर देता है। वो उसे दोबारा दुखी नहीं करना चाहता। कुछ दिनों बाद ऐना जंगल में अपने ट्रैप्स चेक कर रही होती है। तभी उसका कुत्ता तेजी से पहाड़ी की ओर भागता है। वो पीछे पीछे दौड़ती है और वहाँ एक अजनबी को देखती है। नाम है केलेब। वो हाथ ऊपर करके कहता है, डर मत, मैं सिर्फ पानी मांगने आया हूँ। ऐना उसे फार्म तक ले आती है और जॉन जैसे ही उसे देखता है गोली चलाने वाला होता है। ऐना बीच में आकर रोकती है। जॉन तुरंत रेडिएशन चेक करने वाला डिवाइस उस पर लगाता है। केलेब कबूल करता है कि उसने अंडे चुरा लिए थे। मुझे डर था कोई मारे न दे। केलेब बताता है कि वो खदान में काम करता था, हादसे के समय जमीन के नीचे था, इसलिए बच गया। उसके बाकी साथी बाहर गए पर कभी लौटे नहीं। वो कहता है कि वो अब साउथ की तरफ जा रहा है, बस आज की रात रुकने की इजाजत चाहिए। डिवाइस थोड़ी रेडिएशन पकड़ता है। केलेब कहता है कि उसे कमजोरी है और उल्टियां भी हो चुकी हैं। जॉन मान जाता है कि वो कुछ दिन यहीं रहे ताकि रिकवर कर सके। केलेब टेंट लगाने लगता है, लेकिन ऐना उसे अंदर रुकने को कहती है। लंच पर केलेब ऐना के साथ प्रार्थना करता है और खुद पर हंसता है। सोचा नहीं था मैं इतनी दूर जिंदा आ पाऊंगा। फिर वो रास्ते की कुछ कहानियां सुनाता है। जॉन भी एक किस्सा सुनाता है। एक लड़का मेरी गाड़ी से खाना चुराने आया था। पूरी गाड़ी उल्टी से भर दी थी। इतना बीमार था कि मुझसे कह रहा था, खत्म कर दो मुझे। तूने मारा उसे? नहीं, छोड़ दिया। वो सड़क किनारे वहीं मर गया होगा। केलेब भी बताता है कि उसके साथी दरअसल उसे छोड़कर नहीं गए थे। जब एक आदमी ने बाहर जाने की कोशिश की तो सब डर गए कि रेडिएशन अंदर आ जाएगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस आदमी ने सबको मार डाला और खुद भी मर गया। ऐना उसकी बात सुनकर कहती है, माफ करना, बहुत बुरा हुआ। जॉन थोड़े दुखी मन से देखता है। उसने तो मुझसे कभी ये नहीं कहा। बाद में ऐना केलेब को घर का पूरा टूर कराती है और जॉन बाद में उससे झगड़ता है। तू इतने अजनबी से इतनी जल्दी खुल कैसे गई? ऐना भी चुप नहीं रहती। तुझे पता भी है अपने परिवार को खो देना क्या होता है, अकेले बचे रहना कितना मुश्किल है। जॉन झुक जाता है और कबूल करता है, मैंने उस लड़के को मारा था और शायद वो तुम्हारा भाई था। फिर वो रोने लगता है। ऐना बस धीरे से कहती है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। कुछ समय बाद जॉन और केलेब शिकार पर जाते हैं। रास्ते में दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि कभी किसी रेडियो ट्रांसमिशन में सुना था कहीं साउथ में एक कम्युनिटी है। केलेब वहीं जाना चाहता है, लेकिन जॉन को यकीन नहीं कि वहाँ कोई जिंदा है। तभी एक बड़ा टर्की पक्षी दिखाई देता है। केलेब हंसते हुए कहता है, जो पहले मारेगा ऐना उसी की। टर्की की बात सुनकर जॉन चिढ़ जाता है, लेकिन केलेब हंसते हुए कहता है, अरे मजाक कर रहा था। दोनों टर्की का पीछा करते हैं। इसी बीच जॉन केलेब को अपने वाटर व्हील के आइडिया के बारे में बताता है और ये भी कि वो इसे क्यों नहीं बना पा रहा। आखिरकार टर्की जॉन की ही गोली से गिरता है
है। रात को डिनर पर टर्की परोसा जाता है। बातों ही बातों में केलेब फिर से वाटर व्हील की बात छेड़ देता है, जिससे माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि और कहां से लकड़ी मिल सकती है, लेकिन उनके पास पेड़ काटने वाले औजार नहीं है और बाकी के सारे सुरक्षित ढांचे पत्थर या मेटल के बने हैं। फिर वो सीधा कह देता है चैपल ही एक रास्ता है। ऐना के लिए ये सुनना आसान नहीं होता, लेकिन उसे मानना पड़ता है। अगले दिन तीनों मिलकर चर्च को तोड़ना शुरू करते हैं। इस दौरान ऐना और केलेब की नजरें बार बार मिलती हैं और जॉन ये सब देख रहा होता है। आने वाले कुछ दिन तीनों साथ मिलकर वाटर व्हील बनाते हैं जॉन की गाइडेंस में, लेकिन जॉन को अब वो नजरें सिर्फ नजरें नहीं लगती, उसमें अब फ्लर्टिंग बंडल साफ दिखने लगा है। एक दिन वे साथ में पुराने खंभों से केबल्स निकालने जाते हैं ताकि जनरेटर से कनेक्शन पूरा किया जा सके। उधर ऐना अकेली चर्च के बचे हिस्सों के पास जाती है। यादें, प्रार्थनाएं और अपने पिता की बातें उसके जहन में घूमती हैं। वहीं केलेब उसके पास आता है और कहता है चलो थोड़ा टहलते हैं। चलते चलते बताता है कि उसके पिता भी कभी पादरी बनना चाहते थे, लेकिन फिर शराब और औरतों के पीछे सब छोड़ दिया। मैं सालों तक चर्च नहीं गया, पर यकीन कभी नहीं टूटा। शायद यही विश्वास है जो हमें जिंदा रखे हुए है। शायद इसीलिए हम दोबारा शुरू करने के लिए चुने गए हैं। ऐना को पहली बार लगता है कोई है जो उसे समझता है, क्योंकि जॉन तो खुद किसी भगवान को मानता ही नहीं। जब दोनों लौटते हैं, जॉन उन्हें देखता है और उसकी आंखों में जलन साफ झलकती है। रात को जॉन ऐना से कहता है शायद तुझे केलेब के साथ होना चाहिए। क्यों? ऐना परेशान हो जाती है, क्योंकि तू शायद किसी ऐसे को ढूंढ रही है जो तुझे एक्सप्लोर करने दे, और मैं वो नहीं। ऐना की आंखें भर आती हैं। उसे समझ नहीं आता जॉन अचानक क्यों उसे दूर कर रहा है, लेकिन जॉन बस मुस्कुरा कर कहता है सब ठीक है, और फिर वैसे भी तुम दोनों गोरे हो। समय बीतता है और वाटर व्हील पर काम चलता रहता है। अब ऐना के लिए मुश्किल होता जा रहा है। दो मर्द, दो अलग रास्ते। पहले हाफ का हिस्सा इंस्टॉल करना होता है। केलेब सूट पहनता है और रेडिएटेड पानी में उतरकर काम करता है। उनकी मेहनत रंग लाती है। रात को जश्न होता है, वाइन, म्यूजिक, ताश का खेल। फिर सब तालाब में कूद जाते हैं। बॉटल ढूंढो वाला खेल शुरू होता है, लेकिन जॉन को अब अपने लिए जगह कम लगने लगती है। दोनों की नजदीकियां उसे अकेला कर देती हैं। वापसी के रास्ते में जॉन टूट जाता है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन ऐना चुप रहती है। घर पर वो जॉन के बिस्तर में आती है, लेकिन वो इतना पी चुका होता है कि फौरन सो जाता है। ऐना अब थक चुकी है, इंतजार से, उसकी उदासी से और इस शराबखोरी से। वो चुपचाप उठती है और सीधे बाथरूम में जाकर केलेब के पास जाती है, जहाँ दोनों की नजदीकियां अब किसी सीमा की मोहताज नहीं रही। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर केलेब ऐना के सिर पर हल्के से हाथ फेरता है। ऐना असहज महसूस करती है और बिना कुछ कहे वहाँ से उठ जाती है। दोनों मर्द तय करते हैं कि ऐना के बिना भी काम पूरा करेंगे। वो फिर भी उसी के बारे में बात करते हैं। वो खास है, जॉन कहता है। क्या तू चाहता है कि मैं कभी यहाँ आया ही ना होता? केलेब पूछता है। नहीं, तू ना होता तो ये व्हील कभी पूरा ना होता। केलेब हंसता है। झूठ मत बोल, तुझे जलन हो रही है। वो यहाँ से जाना नहीं चाहता और मानता है कि शायद वो यहीं रुक जाए। दोपहर को केलेब फिर से सूट पहनता है और आखिरी हिस्से को इंस्टॉल करने के लिए रेडिएटेड हिस्से में उतरता है। कुछ देर की मेहनत के बाद वाटर व्हील काम करने लगता है। जैसे ही काम खत्म होता है, केलेब ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन फिसल जाता है। जॉन फौरन रस्सी खींचता है और उसे गिरने से बचा लेता है, लेकिन जैसे ही केलेब ऊपर पहुंचता है, फिर से फिसलता है। जॉन रस्सी पकड़े खड़ा है। एक सेकंड के लिए वो सोचता है क्या छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। कुछ देर बाद जॉन अकेला फार्म लौटता है। ऐना उससे माफी मांगने आती है, लेकिन जॉन बीच में ही कहता है केलेब चला गया है साउथ की कम्युनिटी ढूंढने। ऐना को यकीन नहीं होता। वो उसे ढूंढने दौड़ती है, लेकिन जंगलों में जितना भी दौड़े, केलेब कहीं नहीं दिखता। इधर जॉन आखिरी वायर कनेक्शन भी पूरा कर देता है और फार्म में पहली बार बिजली जल उठती है। जब ऐना वापस लौटती है, वो देखती है जॉन ने ऑर्गन को अब फार्म की बान में रख दिया है। वो जाकर बैठती है और बजाना शुरू करती है। जॉन उसे सुनता है और थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक लगने लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी मिस ना हो। शुक्रिया देखने के लिए।